सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे क्लास 9th की एनसीईआरटी द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि चैप्टर 1 है आपका हिस्ट्री का। आज इसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे वाले टॉपिक्स है उसको क्लियर करने वाले हैं। अगर जल्दी से रिवीजन पे चले जाएं, रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि 14 जुलाई 1789 को ये वाला दिन था जब ये जो सिटी थी पेरिस की, यहाँ पे कुछ र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे कि जो वहाँ का किंग है लुई 16 वो आम जनता पे, आम सिविलियंस पे आर्मी के द्वारा गोलियां चलाने वाला है, अटैक करने वाला है। तो लोगों को लगा क्यों ना इन गोलियों के बजाय मरने से अच्छा है क्यों ना हम कुछ लड़ाई कर लें, पहले राजा के साथ लड़ा जाए। तो ये जब लोग घरों से बाहर आ गए और इन्होंने आगे जो बैसाइल की जो प्रिजन थी उस पर अटैक कर दिया। इनको उम्मीद थी कि प्रिजन के अंदर बहुत से लोग होंगे जिनको हम छुड़वा देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सिर्फ 7 ही लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उस बैस्टाइल प्रिजन के अंदर। और इसी प्रिजन के अंदर बैस्टाइल प्रिजन का जो कमांडर था वो मारा गया। ऐसे ही हमने देखा कि धीरे धीरे यहाँ पे प्राइसेस बहुत राइज कर रहे थे क्योंकि यहाँ का जो किंग है लुई 16, यहाँ का जो किंग है ये क्या कर रहा है, ये जितना भी पैसा है वो कहीं ना कहीं यूज में ला रहा है। जैसे हमने देखा था इसने अमेरिका की हेल्प कर रहा है 13 स्टेट्स को इंडिपेंडेंट होने में। जैसे कि हमने देखा जब ये किंग बना इसके पास रिसोर्स ऑलरेडी बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज़ें हमने कवर कर ली थी यहाँ पे। और जब ऐसा हो रहा है तो इसने जो आम जनता है वहाँ से टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आम जनता इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान, गुस्सा हो चुकी है, सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड हो रही थी। पहला ग्रुप था क्लर्की ग्रुप, दूसरा था नोबिलिटी और थर्ड वाला था कॉमन पीपल का ग्रुप, मिडिल क्लास का ग्रुप। तो ये जो थर्ड ग्रुप था इसी को सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को थोड़े प्रिविलेजेस दिए हुए थे कि आप यहाँ से टैक्स से थोड़ा बहुत बच सकते हो। तो ये हमने कवर किया था। यहाँ पे हमें ये देखा था कि फ्रांस के अंदर 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट की पॉपुलेशन थी। ये भी हमने कवर किया था। हमने ये भी देखा था कि ये जो पीजेंट हुआ करते थे, ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हुआ करते थे, इनको कुछ कुछ काम अपने लॉर्ड के लिए करना पड़ता था। जैसे फ्री में सर्विस देना, जैसे उसके घर पे काम कर लिया, उसकी फील्ड में काम कर लिया, उसकी आर्मी में सर्व कर लिया, या फिर कोई भी रोड बना लिया, कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया, वहाँ पे इन सबको ये काम करना पड़ता था। हमने ये देखा था कि इनको 2 टाइप के टैक्सेस और भी देने पड़ते थे। चर्च जो इनसे टैक्स लिया करती थी उसको टेथिस बोलते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था उसको टैलिस बोलते हैं। ये पार्ट भी हमने कवर किया था। हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि कैसे ये जो सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल था ये ज़्यादा चल रहा था। 1715 से लेके 1789 के अंदर अंदर यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा राइज कर चुकी थी। जब पॉपुलेशन राइज करेगी तो यहाँ के जो रिसोर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये भी चीज़ हमने कवर करी थी। और इस चीज़ से आते आते सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन जब वहाँ की जो स्पीशीज़ है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो एंडेंजर्ड में आ जाएं। ये चीज़ भी हमने कवर की थी। आज हम यहाँ पे दोस्तों पता करने वाले हैं कि कैसे मिडिल क्लास जब क्रिएट हो रही थी कैसे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया। प्रिविलेजेस मतलब वो जो छोटे छोटे फ़ायदे जो फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट को दिया करते थे, जैसे कि उनको टैक्स पे नहीं करना, फ्यूडल ड्यूज़ को छोड़ दिया जाएगा, ऐसे वो जो छोटे छोटे प्रिविलेजेस हैं उसको कैसे ख़त्म करेगा, इसको आज हम थोड़ा कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैं स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि आपको पता है इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। ये चीज़ तो हमने कवर कर ही लिए। फूड को लेके, फूड की स्कार्सिटी को लेके, और ये जो टैक्सेस बढ़ रहे थे इसको लेके आम जनता तो परेशानी थी, इंक्रीज टैक्स और फूड सिक्योरिटी स्कार्सिटी को लेके। तो आम जनता काफ़ी रिवॉल्ट कर रही है इसके लिए। बट इनके पास दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बट अभी इनके पास वो मेजर्स नहीं है कि जिससे ये पूरा इकोनॉमिक जो सोशल ऑर्डर है इसको चेंज कर पाए। कौन? पीजेंट्स के पास अभी इतना पावर नहीं है। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. बस अब जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था, थर्ड एस्टेट जो थी, यहाँ पे ध्यान से देखना, थर्ड एस्टेट में कौन कौन लोग थे। थर्ड एस्टेट में जो लोग थे वो यहाँ पे थे जो बिग बिजनेसमैन है वो भी थर्ड एस्टेट के लोग हुआ करते थे, मर्चेंट लोग हुआ करते थे, लॉयर्स हुआ करते थे, यहाँ पे पीजेंट और आर्टिशंस हुआ करते थे, और स्मॉल पीजेंट भी थे। अगर मैं बताऊँ स्मॉल पीजेंट जो हो गए इनके पास एजुकेशन तो राइट था बट इनका पैसा नहीं था एजुकेशन के लिए।
एजुकेशन कौन कर पाएगा? ये बिग बिग बिजनेसमैन ही लोग एजुकेशन कर पाएंगे। तो ये चीज़ हमने देखनी थी। थर्ड स्टेट में हम चल रहे थे। थर्ड स्टेट में ये सब देखा जा रहा है कि जो ये आइडियाज़ हैं, ये सब कौन, ये जो आइडियाज़ लेके आ रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं के पास आइडिया बैठे हुए हैं जो कि एजुकेटेड लोग हैं और जिनके पास नए नए आइडियाज़ हैं, या फिर ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरेंस हैं थर्ड स्टेट के अंदर ही। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है अमीर। जो लोग अमीर हैं उन्हीं के पास ये थोड़े बहुत राइट्स है कि वो कैसे थोड़ा बहुत इस चीज़ को चेंज करें, क्योंकि जो पुअर पीजेंट है, स्मॉल पीजेंट है, उसके पास इतना रिसोर्स ही नहीं है कि वो इस चीज़ का यूज़ कर पाए। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1700 से लेके 1800 के बीच का समय। जो ये 18th सेंचुरी थी, यहाँ पे हमने बहुत से सोशल ग्रुप्स देखे उभरते हुए, जिनको हमने क्या नाम दिया, मिडिल क्लास नाम दिया, जो कि अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो कहाँ से अर्न करते थे, वो हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, कि समुद्री जो समुद्र में जो ट्रेड चलता है उससे वो अपना पैसा वो थोड़ा बहुत किया करते थे, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ जैसे वुलन के कपड़े बना लिए, सिल्क टेक्सटाइल में काम कर लिया और यहाँ से जो सामान थोड़ा बेच दिया, बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि रिचर मेंबर सोसाइटी को बेच दिया। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो मिडिल क्लास थी क्रिएट कैसे हुई थी, आपको पता है यूके, जिसको हम आज के टाइम पहले इंग्लैंड और अभी के टाइम पे यूके बोलते हैं। यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन धीरे 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 करके फ्रांस में पहुंचा, फ्रांस में ऑलरेडी 90% पॉपुलेशन कौन सी है, 90% पॉपुलेशन पीजेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में पहुंचेगा, इंडस्ट्रीज यहाँ में बनना शुरू होंगी धीरे धीरे फ्रांस के अंदर। जब इंडस्ट्री फ्रांस के अंदर जाएंगी, ये 90% पीपल कहाँ जाएंगे, इस फैक्ट्री के अंदर काम करने जाएंगे। और देखो ये एक वर्किंग क्लास क्रिएट हो रही है धीरे धीरे। वर्किंग क्लास मतलब अब ये लोग काम करने की तरफ जा रहे हैं, इसके बदले इनको पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेंगे, रुपीज मिलेगा। और इसी वर्किंग क्लास को ही हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं। तो ये मिडिल क्लास जो लोग थे, ये धीरे धीरे एक नया सोशल ग्रुप क्रिएट हो रहा है फ्रांस के अंदर, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास ग्रुप। इसी के अलावा जो मर्चेंट लोग हुआ करते थे या फिर जो मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, जो थर्ड स्टेट के अंदर जो प्रोफेशनल्स हुआ करते, जैसे लॉयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर जो काम करने वाले लोग, ये सारे एजुकेटेड हुआ करते थे और ये बिलीव करते थे कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जहाँ पे प्रिविलेजेस बाय बर्थ हों। तो ये जो लोग थे थर्ड स्टेट के लोग, ये चाहते थे कि भाई प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रिविलेजेस जो है इसको खत्म होना चाहिए। थर्ड स्टेट के लोग, एजुकेटेड लोग ये सब बोल रहे हैं। कहते हैं पर्सनल सोशल पोजीशन बस डिपेंड ऑन द मेरिट, और उसकी जो एक सोसाइटी में जो स्टेटस है किसी भी इंसान का, वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर फादर गोल्ड स्मिथ है, उसका बेटा भी गोल्ड स्मिथ ही होगा बाय बर्थ, नहीं, उसके बेटे की मर्जी है, वो जिस मेरिट में लाई करेगा उसको वही जॉब मिलेगी। ये जो आइडियाज है धीरे धीरे फ्रीडम और इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल फॉर फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक, जीन लैकिस रोसो, ये जो आइडियाज है इक्वालिटी को लेके, जो आइडियाज थे छोटे मोटे, ये कुछ फिलोसफर भी हमारे सामने आए थे। फिलोसफर मतलब बहुत बड़े बड़े पॉइंट जो कि फिलोसफी लिखते हैं, जैसे जॉन लॉक करके एक फिलोसफर थे, जैसे रोसो करके एक फिलोसफर थे। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right। कहते हैं कि इनके जो 2 treatises थी गवर्नमेंट की, treatises मतलब बुक्स, अपनी 2 बुक्स में लॉक जो जीन है, जॉन लॉक क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये सभी चीज़ों को बेसिकली एब्सोल्यूट जो राइट है उसको क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। यहाँ पे जो रोसो हैं, इन्होंने जो आइडिया आके फॉरवर्ड किया वो ये आइडिया था कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए शुड कंट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि गवर्नमेंट जो होनी चाहिए वो अपने जो लोग हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सबको आपस में मिलके काम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपस में। इसी तरीके से एक हमारे पास फिलोसफर और हुए हैं जिसका नाम था मोन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसमें यह बताया गया था कि जो पावर होती है किसी भी गवर्नमेंट की, वो क्या होनी चाहिए, वो लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में डिवाइड होनी चाहिए।
अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं, आज से अगर हम 1000 साल पहले की बात करते हैं या फिर जब इसकी बात करते हैं, एक किंग हुआ करता था। किंग ही सब पावर थी, किंग ही लेजिस्लेटिव है, किंग ही एग्जीक्यूटिव है और किंग ही जुडिशरी है। बट ऐसा मोंटेस्क्यू ने मना किया। मोंटेस्क्यू बोलते हैं नहीं, अपनी स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में मोंटेस्क्यू बोलते हैं भाई देखो, जो पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ये एटलीस्ट डिवीजन होनी चाहिए, कुछ लेजिस्लेटिव अलग होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होने चाहिए, जुडिशरी अलग होने चाहिए। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, कि जब तीनों चीज़ें डिवाइड होती हैं इस चीज़ को सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं। ये जो मॉडल बताया जा रहा था गवर्नमेंट का, ये धीरे धीरे यूएसए में फोर्स कर दिया गया। यूएसए में चल रहा था। जैसे ही कब हुआ, जैसे ही जब वो 13 स्टेट्स याद होंगी आपको, जो कि ब्रिटेन से खिलाफ लड़ रही थी। जैसे ही उन 13 स्टेट्स को इंडिपेंडेंट मिली तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने ही देश में ये जो मोंटेस्क्यू को जो आइडिया था ये स्टार्ट कर दिया। मतलब यूएसए के अंदर क्या चल रहा है, अब सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट हो गया। The American Constitution and its guarantee to individual rights and was an important example of political thinkers in France। तो क्या हुआ कि ये एक बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने दिखती है कि जो फ्रांस के जो फिर ये बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, इनकी जो फिलॉसफी है कहीं ना कहीं तो अप्लाई की जा रही है। वो अप्लाई की गई कहाँ पे, यूएस में अप्लाई की जा रही है। ये जो आइडियाज थे इन फिलोसफर्स के, ये अब डिस्कस किए जा रहे हैं सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, और जगह जगह स्प्रेड किए जा रहे हैं बुक्स के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए। ताकि ये क्यों किए जा रहे हैं, ताकि जो इनके आइडिया हैं, ये जो आइडिया है इनके, ये दूर तक स्प्रेड हो पाए। क्योंकि उस समय तो ये सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था। बट जो आइडिया वो कैसे स्प्रेड होगा, वो आइडिया स्प्रेड होगा न्यूज़पेपर के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए। तो इस तरीके से ये जो आइडियाज़ है, जैसे बड़े बड़े थिंकर्स के जॉन लॉक हो गया, जैसे ये रॉसो हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, इन सब के जो आइडियाज़ है अब ये धीरे धीरे न्यूज़पेपर पे, जहाँ पे लोग ग्रुप बना के बैठ रहे हैं वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं इन द ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने उन ग्रुप के बारे में भी सोचा जो कि पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, उनको कैसे पता चले। तो ये जब भी रीड करेंगे तो थोड़ा अलाउड रीड करेंगे, जोर से रीड करेंगे, ताकि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, जो लोगों को लिखना नहीं आता, एटलीस्ट वो सुन तो पाए और सुन के चीज़ों को एनालाइज करें। जो न्यूज़ लुईस 16 ने प्लान टू इम्पोज अ फर्दर टैक्स टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेजेस। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर चली कि भाई जो लुईस 16 है ये थोड़े जो प्राइसेस है वो बढ़ाने वाला है, जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, इससे क्या हुआ, इससे आम जनता में क्या हुआ, गुस्से की लहर बैठ गई, एंगर हो गया और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि प्रिविलेजेस जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये पार्ट समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। ये था कुछ छोटा सा पार्ट कि जो हमने कवर किया कि कैसे प्रिविलेजेस खत्म हुए और कैसे एक नई सोसाइटी क्रिएट हो रही है, नया सोशल ग्रुप क्रिएट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास ग्रुप बोलते हैं। ऐसे एक यहाँ पे छोटी सी पार्ट में, यहाँ पे मैं आपको पहले इसको चीज़ कवर करवाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा 1774 में क्या हुआ, लुईस 16 जो था ये किंग बन गया था फ्रांस का। जब ये किंग बना, इसके पास कुछ भी एम्प्टी ट्रेजरी बना था और ये जो ओल्ड रेजिम चलता आ रहा था, इसमें ही इसने यूएसए की भी हेल्प की थी, 13 स्टेट्स को हेल्प की थी इसने, ताकि वो क्या कर पाए, वो अपना जो इंडिपेंडेंट कर पाए। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन एनिमी है, वो कौन है, ब्रिटेन इनका कॉमन एनिमी है। ये पार्ट कवर किया था। फिर हमने देखते हैं, अभी डेट्स पढ़ेंगे 1789 में क्या हुआ था। बेसिकली यही वो समय था जब रिवॉल्ट क्रिएट हुआ था, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ये सब पढ़ेंगे इसमें। 1791 में हम क्या देखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है, देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बना रहे हैं, बट राजा मुनार्क तो रहेगा, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से काम करना पड़ेगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं इसको। तो मतलब मोनार्क किंग तो रहेगा, बट वो अपने तरीके से रूल नहीं करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से रूल करना पड़ेगा। हम देखें 1791 में फ्रांस के अंदर ये क्रिएट हो गया था। 1792 से 93 के अंदर भी यही सब देखा जाएगा कि जैकोबिन क्लब्स हुआ करते थे, उनको ओवरथ्रो बंद कर दिया गया, ये सब देखेंगे। इसी के अंदर एक डेट आती है 1793 से लेकर 1794, इसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर, ये यहाँ पे नहीं लिखा, आप एक्स्ट्रा कर सकते हो यहाँ पे।
1804 में नेपोलियन जो है वो बेसिकली फ्रांस का एम्परर बन जाता है और 1815 में नेपोलियन वाटरलू की बैटल में हार जाता है। ये कुछ छोटी सी टाइमलाइन दी थी जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब यहाँ पे जल्दी से हम देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन था ये आउटब्रेक कैसे हुआ, कैसे ही स्टार्ट हो गया रेवोल्यूशन ये वाला। जैसे ही ये मार्केट में ये न्यूज़ आई भाई लुईस 16 जो है ये टैक्सेस पे बढ़ाने वाला है या फिर जो रीज़न है कोई पता नहीं है। ये पिछले सेशन में हमने पढ़ भी लिया कि लुईस 16 क्यों बढ़ाने वाला था वो रीजंस। तो कहते हैं जैसे ही वो ये बात बोलेगा तो क्या आम जनता का क्या रिएक्शन होगा वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हो। जो फ्रांस के अंदर जो ओल्ड रेजिम था, ओल्ड रेजिम का मतलब क्या होता है 1789 के पहले वाला समय। जो मुनार्क था उसके पास कुछ इतनी पावर नहीं थी, मुनार्क के पास अकेले मुनार्क के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर पाए अपनी मर्जी से, अपनी विल से। Rather, he had to call a meeting of Estate General, which would then pass his proposal for new taxes. इसको क्या करना पड़ता था, अगर इसको कुछ भी टैक्स को बढ़ाना है या कम करना है, इसको वो एस्टेट जनरल्स को बुलाना पड़ता था। वो 3 एस्टेट जो थी उन तीनों एस्टेट्स को बुला के यहाँ पे डिस्कशन करनी पड़ती थी, भाई देखो अब हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं। बट ये अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एस्टेट जनरल थी ये बेसिकली पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जिसके अंदर 3 एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, जैसे आज के समय हमारी पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा भी, एमएलए भी होते हैं, एमपीज होते हैं मोस्टली वहाँ पे। ऐसे कुछ क्या होता है, हमारी एस्टेट जनरल भी हुआ करती थी। बेसिकली एक पॉलिटिकल बॉडी है, एक ग्रुप है पॉलिटिकल बॉडी का। इसके अंदर जाके जितने भी हमारे 3rd एस्टेट है वो सारे जहाँ पे आके बैठेंगे इसके अंदर। तो वही सब किया गया था। तो कहते हैं ये जो लास्ट टाइम ये मीटिंग हुई थी एस्टेट जनरल की, आपस में मिल के जो बैठे हुए थे, डिस्कशन किया था, वो लास्ट 1614 में हुआ था। और अब जाके कब की जा रही है, वो 1789 के करीब की जा रही है। तो कितने डेढ़ दो अप्रॉक्सीमेट 170 ईयर्स के बाद वो मीटिंग की जा रही है। तो यहाँ पे हमने ये इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, इस पैराग्राफ में हमने देखा कि लुईस 16 के पास अकेले ये पावर नहीं है कि वो टैक्स को लगा सकता है। उसको एटलीस्ट जो एस्टेट जनरल है वो उसमें आना पड़ेगा और तीनों एस्टेट को बुला के वहाँ पे डिस्कशन करनी पड़ेगी, तब जाके वो जो कोई टैक्स है वो लगा सकता है वहाँ पे। अब ये कुछ डेट्स है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट, इनको डेट को याद चलते रहना। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16, 5 मई 1789 लुईस 16 ने क्या किया, एस्टेट जनरल को वापस बुलाया और बोला कि इकट्ठे हो जाओ। सबको बुलाया गया वहाँ पे और बोला गया कि देखो अब हम नया टैक्स लगाने वाले हैं। ए रिस्प्लेनेंट हॉल इन द वर्सलीज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। ये वर्सलीज कहाँ पे, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया है। वर्सलीज क्या होता है, वर्सलीज एक पैलेस है। बेसिकली वर्सलीज जगह का नाम है, प्लेस है। यहाँ पे एक पैलेस है, पैलेस में बैठ के क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं 3rd एस्टेट के, 1st एस्टेट के, 2nd एस्टेट के, उन सबको यहाँ पे बिठाया जाएगा। जो 1st एस्टेट और 2nd एस्टेट के जो लोग थे वहाँ से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए ईच। 1st एस्टेट से भी 300 लोग आए और 2nd एस्टेट से भी 300 लोग आए। इन सबको बिठा दिया गया रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। इनको दोनों साइड पे बिठा दिया, एक दूसरे की तरफ फेस करवा के, इस तरीके से। और जो 3rd एस्टेट थी जो कि कॉमन लोगों की स्टेट थी, उसमें से 600 पीपल अकेले आए थे, 600 पीपल्स। 1st एस्टेट से 300 पीपल, 2nd एस्टेट से 300 पीपल और 3rd एस्टेट से 600 पीपल्स बुलाए गए थे। और इनको क्या किया गया, इनको इनके बैक साइड पे खड़ा कर दिया गया, यहाँ पे खड़ा कर दिया गया इनको। जो 3rd एस्टेट थी ये इस बाय इट्स मोर प्रॉस्पियर एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो 3rd एस्टेट में लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था, वो किन लोगों को बुलाया गया था, जो कि 3rd एस्टेट के अंदर थोड़े अमीर लोग हैं, थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, उनको बुलाया जा रहा है। जो पीजेंट थे, आर्टिशंस थे, वुमेन थी, इनको मना कर दिया था कि आपको असेंबली में नहीं आने दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वुमेन्स को भी एंट्री नहीं थी, वुमेन्स के बारे में याद रखना। हाउएवर इनके जो ग्रीवियंसेस थे, इनकी जो मांगे थी, इनकी जो डिमांड थी, वो अप्रॉक्सीमेट 40,000 लेटर्स में लिखी गई थी यहाँ पे कि आम जनता क्या चाहती है, ये सब होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो टैक्स है ये तो 3rd एस्टेट ही दे रही है ना, 3rd एस्टेट। अब 3rd एस्टेट की बात नहीं सुनेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो इसलिए 3rd एस्टेट ने बेसिकली अप्रॉक्सीमेट 40,000 लेटर्स लिखे गए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी देखो हमें ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैव 1 वोट।
तो जो ये एस्टेट जनरल के अंदर जो वोटिंग की जाती थी, अब जैसे टोटल मेंबर कितने हो गए, 300 फर्स्ट एस्टेट के हो गए, 300 सेकंड एस्टेट के हो गए और 600 थर्ड एस्टेट के हो गए, टोटल हो गए 1200 लोग। अब ये 1200 जो कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी वहाँ पे वोटिंग की जाएगी और पर पर्सन 1 वोट होगा। हर एक एस्टेट का 1 वोट होगा। जैसे इस एस्टेट का 1 वोट होगा, इस एस्टेट का भी 1 वोट होगा, इस एस्टेट का भी 1 वोट होगा। तो ये पूरी एस्टेट का 1 वोट हुआ करता था। इस टाइम में जो लुई 16 है उसने बोला भाई यही सेम प्रैक्टिस हम कंटिन्यू करेंगे कि एक एस्टेट का 1 वोट होगा। बट जो मेंबर थे थर्ड एस्टेट के वो डिमांड कर रहे हैं, देखो वोटिंग जो होनी चाहिए वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। वोटिंग कैसे होनी चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। वोटिंग इस तरीके में होनी चाहिए कि हर एक मेंबर के पास 1 वोट हो। जैसे थर्ड एस्टेट में 600 मेंबर्स है, 600 मेंबर के पास हर एक पर्सन के पास 1-1 वोट होना चाहिए। बट यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरी एस्टेट का 1 वोट है, ये पूरी एस्टेट का 1 वोट है, पूरी एस्टेट का 1 वोट है। तो कोई भी रूल निकलेगा, अगर कोई भी रूल यहाँ पे निकलेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट तो उसको पास अलो तो करेंगे ही करेंगे। तो मेजॉरिटी वहीं से मिलेगी, 3 में से 2 की मेजॉरिटी मिल रही है, उस लॉ को लागू कर दिया जाएगा वहां पे। बट थर्ड एस्टेट के लोग ये डिमांड कर रहे हैं भाई देखो हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें जो वोटिंग राइट चाहिए वो एटलीस्ट क्या चाहिए, ईच मेंबर के पास 1 वोटिंग राइट होना चाहिए। और कहते हैं ये जैसे रोसू हो गए, रोसू ने एक बुक लिखी थी दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी ये चीज़ें बोली जा रही हैं भाई हाँ लोगों को पास ये राइट होना चाहिए। बट जब किंग ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया भाई ये नहीं होगा, ये नहीं हम कर सकते। यहाँ पे जो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे ये उस असेंबली से बाहर आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। असेंबली मतलब क्या, वो एस्टेट जनरल जो हुआ करती थी, एस्टेट जनरल से बाहर आके इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और यहीं पे जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उन्होंने बेसिकली क्या देखा, viewed themselves as spokesman for the whole फ्रेंच नेशन। उनको लग रहा है अब हम फ्रांस के नेशन के लिए, फ्रांस के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच करेंगे। मतलब इनको ये लग रहा है कि अब हम फ्रांस की आवाज़ बन चुके हैं, स्पोक्समैन बन चुके हैं। ये बात कब की चल रही है, ये 5 मई की बात चल रही है, 5 मई 1789 की बात चल रही है। अब ये समय बीता गया 20 जून का समय आ चुका है। 20 जून को ये जो असेंबली थी, हॉल एंड द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ के उस कोर्ट में गए यहाँ पे लोग, जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग थे, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज ए नेशनल असेंबली एंड सो नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस विद लिमिटेड पावर ऑफ द मोनार्क। क्या बोलते हैं ये लोग, बोल रहे हैं ये आपस में लोग, थर्ड एस्टेट के लोग ये बोल रहे हैं हमने एक नेशनल असेंबली क्रिएट करते हैं, आपस में बैठ के हम अपनी असेंबली क्रिएट करते हैं। और ये असेंबली तब तक हम बना के रखेंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ना रेडी कर दें फ्रांस के लिए, कि ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ड्राफ्टेड मतलब रफ आइडिया के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये हम तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें जिसकी में क्या होगा, जिसमें जो मोनार्क होगा उसकी पावर को हम लिमिट करेंगे। कहते दे वर लेड बाय द मिराबे, एबोसेइस, ऐसे बहुत से फेमस पर्सनैलिटीज हुई फ्रांस के अंदर जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करने में हेल्प की। जो ये मिराबियो ये बेसिकली एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था इनका बर्थ। बट ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, सोसाइटी को ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं फर्स्ट एस्टेट या सेकंड एस्टेट को, ये उसके खिलाफ थे। तो ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबली एट वर्सलीज। तो ये बेसिकली जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको सबको बुलाया करते थे, सब कुछ को इकट्ठा करके, और ये जो फ्रांस के अंदर जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, फ्रांस के अंदर जो असेंबली थी, क्राउड थे, वहाँ पे स्पीच दिया करते थे। कौन, मिराबे और एबेसेइस करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मिराबे और एबेसेइस। ऐसे ही इसके बारे में देख लेते हैं, एबेसेइस के बारे में देख लेते हैं। जो एबेसेइस हुआ करते थे ये प्रीस्ट हुआ करते थे, मतलब ये प्रीस्ट मतलब चर्च के पार्ट हुआ करते थे, मतलब ये फर्स्ट एस्टेट के पार्ट थे। बट इन्होंने बोला कि भाई देखो थर्ड एस्टेट क्या होती है, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, भाई थर्ड एस्टेट क्या है। ये सब इन्होंने बहुत चीज़ें एक आम जनता के लिए काम करी। ये यहाँ पे एक फोटो बनाया गया हुआ है, ये टेनिस कोर्ट की फोटो बनाई है, टेनिस कोर्ट जो अभी हम देख रहे हैं वर्सलीज में। यहाँ पे देखो टेनिस कोर्ट में ओथ ली जा रही है इनके सबके द्वारा, और ये सब लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। देखो सबने अपने जो हाथ है वो यहाँ पे फ्रंट में रखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ पे सबने, तो ये सब दिखाया जा रहा है यहाँ पे। कहते हैं वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट बर्सलीज ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन,
जो पूरा जब ये नेशनल असेंबली अपना वर्सलिस में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही है, बट पूरा जो फ्रांस है वो टर्मोइल में जा रहा है, परेशान हो चुका है, परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है। क्यों? एक सीवर विंटर चल रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से इनका जो हार्वेस्ट है वो भी ख़राब हो गया। जब हार्वेस्ट ख़राब हो गया, प्राइजेस जो थे वो ऑटोमेटिकली रोज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जो बेकर्स हुआ करते थे, जो खाना वाना बनाते हैं, वो भी लोगों को अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि लोग खाने को होल्ड कर रहे हैं। होल्ड मतलब घर के अंदर जमा करके रख रहे हैं, और जब प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो घरों से बाहर निकाल के बेचेंगे उनको। कहते हैं लोगों को कुछ खाना खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए घंटों घंटों तक लाइनों में लगना पड़ रहा है अपने सामान लेने के लिए। क्राउड्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी हैं। और इसी समय वही याद है आपको, किंग ने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को टू मूव पेरिस, कि जाओ। ये तो र्यूमर था ना, बेसिकली ये र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे। तो ये र्यूमर भी फैल रहा था, जो कि आपको पता होगा, जो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्लियर किया था। तो डेट आ चुकी है 14 जुलाई की। तो इससे क्या हो, क्राउड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। इन्होंने बेस्टाइल में आके वो जो चर्च थी बेसिकली, उसको जो प्रिजन थी उसको तोड़ दिया यहाँ पे। अगर हम कंट्री साइड की बात करते हैं, मतलब शहरों के दूरवार के इलाकों में, वहाँ पे भी र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, विलेज टू विलेज र्यूमर्स जा रहे हैं कि भाई देखो, जो मैनोर है उसने हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर टू ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप्स। अब देखो, जो गांव के लोग हैं ना, शहरों में तो ठीक है कि हाँ राजा अपने तरीके से राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं, बट गांव में क्या चल रहा है, गांव के लोग भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि गांव का जो वहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड को मैनोर बोलते हैं, मैनोर। अगर आप देखोगे मैनोर का यहाँ पे मीनिंग जो है लिखा भी है, एक जो लॉर्ड लैंड होता है इज मेंशन, मतलब जो एक लैंडलॉर्ड होता है, एक फ्यूडल लॉर्ड टाइप रहता है, उसको मैनोर बोलते हैं। गांव में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि मैनोर कुछ पर्सन्स को भेज रहा है, और जो हमारी क्रॉप्स है बेसिकली, जो पक चुकी हैं क्रॉप्स, थोड़ी बहुत जो बची हुई हैं, उसको भी तोड़ने वाला है यहाँ पे। और इसी फियर में, इसी डर में पीजेंट ने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट को सीज कर दिया एंड अटैक चेटेक्स। चेटेक्स क्या है? चेटेक्स यहाँ पे क्या होता है, कैसल और स्टेटली रेजिडेंट बिलोंगिंग टू ए किंग और नोबल मैन। कि चेटेक्स पे अटैक कर दिया, कुछ ऐसी जगह पे अटैक कर दिया जो किंग की बिलोंग करती है, किंग से बिलोंग करती है, उस जगह पे अटैक कर दिया। इन्होंने जब चेटेक्स पे अटैक किया, यहाँ पे जो भी इनको सामान मिला, ग्रेन्स मिले, और जो इन्होंने वो उसको जो होल्ड करके रखा था ब्रिटिशर्स ने, ये जो होल्ड करके रखा था किंग ने, इसको इन्होंने लूटेड कर लिया। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट थे इनके पास, सबको जला दिया। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या था, जैसे कि अब कोई पीजेंट है, वो जा रहा है किसी मैनोर के पास, भाई मुझे 200 रुपया चाहिए, 200 रुपीज़ चाहिए, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, क्रॉप अच्छी अगर अपने से ग्रो कर पाऊँ। बट मैनोर ने उसको दे दिए, बट मैनोर के पास तो वो रिकॉर्ड भी रहना चाहिए ना, उसने वो रिकॉर्ड कॉपीज़ पे लिख दिया करता था। जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है, लोगों ने जो रिकॉर्ड था वो सारा का सारा रिकॉर्ड को जला दिया। तो बहुत ज़्यादा नंबर में जो नोबल्स हुआ करते थे वो वहाँ से भाग गए, अपने घरों से भाग गए। क्यों? क्योंकि पीजेंट उनको मारने के लिए आ रहे, अपनी वो नेबरिंग कंट्रीज में जाके माइग्रेट हो गए, दूर की जगहों पे जाके माइग्रेट हो गए। तो कहते हैं इस तरीके से जो लुई 16 था, फाइनली अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर वुड नाउ बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं बाद में जाके इसने ये चीज़ अलाउ कर दी थी, जब लुई 16 को पता चल रहा है भाई देखो आम जनता इतनी परेशान हो रही है, तो इसने क्या किया, इसने ये काम कर दिया, इसने बोला कि ठीक है मैं आपकी बात को अलाउ करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी काम करूँगा अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम किया जाएगा, मतलब जो मेरी पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम किया जाएगा। तो ये समझ आ गया 14 जुलाई को क्या हुआ था, वो रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ था। बट क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 की रात को, 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली जो थी इसने एक डिक्री पास की। डिक्री क्या होती है बताता हूँ अभी, कि एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। ये बोला गया भाई, एक डिक्री मतलब एक छोटा सा रूल पास कर दिया गया, भाई देखो ये जो फ्यूडल सिस्टम है जो भी है, इसके अंदर जो भी टैक्सेस होते हैं इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। मतलब ये जो फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं, जो सेकंड एस्टेट के लोग हैं, ये जो टैक्स पे नहीं करते, इनको भी टैक्स पे करना है। जो मेंबर हैं बेसिकली क्लर्गी के या फिर वो नोबिलिटी के, इनको भी प्रिविलेजेस को छोड़ना पड़ेगा और इनको टैक्स पे करवाना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला टीथीस, याद है टीथीस क्या हुआ करती थी, जो चर्च टैक्स लिया करती थी, और टैलीस क्या हुआ करती थी, याद होगा आपको। टैली होती है जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, टैली होता है डायरेक्ट टैक्स, और टेथिस होता है जो चर्च टैक्स लेती है।
तो इन लोगों ने बोला भाई अगर ये टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम भी टैक्स पे नहीं करेंगे। टीथिस को बेसिकली एबॉलिश कर दिया गया और जो चर्च के पास लैंड थी उसको अपने पास ले लिया गया। और इसी वजह से गवर्नमेंट के जो बेसिकली एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरीज, और इसी वजह से क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसके पास, अब देखो एक्वायर्ड असेट्स, जो गवर्नमेंट ने जो असेट्स एक्वायर किए हुए थे एटलीस्ट जो 2 बिलियन लिवरीज के थे, और उसको कहीं ना कहीं लोगों को देना पड़ रहा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, यहाँ पे मैपिंग के जरिए एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे ये एक मैप दिखाया हुआ है किसका, यूरोप का बेसिकली, और मोस्टली फ्रांस का मैप दिखाया हुआ है। ये बे ऑफ बिस्के है, यहाँ पे स्पेन आ जाता है, नीचे वाला पार्ट स्पेन आ जाता है। ये जो ग्रीन रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ के जो लोग थे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे। और ये पिंक पार्ट है, ये वाला पिंक पार्ट है, ये वो पार्ट है जहाँ पे 1789 के समय में रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ था। इससे पहले पहले यहाँ पे एक जगह दिखाई है बॉर्डेक्स करके, और यहाँ पे दिखाई है नेंटिन्स करके। ये देखो एक पॉट है बेसिकली, ये पानी पानी पार्ट है, और ये अंदर है पानी, तो ये पॉट है। और नेंटिन्स भी क्या है, देखो ये पॉट है। यहाँ पे बेसिकली बॉर्डेक्स और नेंटिक्स एक इंपॉर्टेंट पॉट बन जाते हैं, बंदरगाह बन जाते हैं, कहाँ के, फ्रांस के। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्लेव ट्रेड किया चलता था, स्लेव ट्रेड चलता था ये, कि यहाँ से कुछ लोगों को उठा के यहाँ के ले जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक इतना पार्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। दोस्तों आने वाले पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं कि कैसे फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। कैसे हम देखेंगे कि कुछ कुछ सिंबल्स क्रिएट हो रहे हैं, इनके बारे में भी देख लेंगे। कैसे फ्रांस के अंदर जो मोनार्की थी वह अबॉलिश हो चुकी है और रिपब्लिक हो चुका है। हम ये भी देखेंगे रेन ऑफ टेरर क्या है, इसमें ग्लिटेन क्या है वो भी देखेंगे। वुमेन्स का पार्ट देखेंगे, वुमेन्स कितना रोल प्ले किया था इस फाइट में। और लास्ट में आते आते स्लेवरी कैसे खत्म हो गई है, और जो रेवोल्यूशन था वो ये आम जनता एवरीडे लाइफ को कैसे देखा करती थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन प्रोटेस्ट। अब रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, आपको इतना आइडिया हो चुका है कि रेवोल्यूशन किस वजह से हुआ था। रेवोल्यूशन इस वजह से हुआ था कि लुईस 16 ने रिसोर्स खत्म कर दिए थे। जब उसने अपने रिसोर्स खत्म कर लिए, उसने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। जब टैक्स बढ़ाना शुरू किया तो लोग परेशान हो गए, तो इस वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा रीजन पढ़ेंगे यहाँ पे एस्टेट जनरल का। एस्टेट जनरल में थर्ड एस्टेट की बात नहीं मानी गई थी कि 1 वैल्यू 1 वोट होना चाहिए, ये भी एक रीजन बन गया था। तो थर्ड यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, ये भी आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं जो कि हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली जब चैप्टर खत्म हो, क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये लिखा गया है विच ग्रुप ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, किसको वह फायदा हो रहा था, वही फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट को फायदा हो रहा था। विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, किसको फोर्सफुली उसकी पावर को हटा दिया, फर्स्ट पावर एस्टेट पावर को। और कौन सा ऐसा सेक्शन था सोसाइटी का वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, कि परेशान हो गए इसके आउटकम से, ये भी हमने देखा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करते रहेंगे और छोटे टॉपिक्स को भी क्लियर करते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उसको मिस नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही दोस्तों अब कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, ये वाला टॉपिक। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।